सो टॉपिक है हमारे पास कैटालिसिस। कैटलिस्ट वर्ड सभी इससे फेमिलियर हैं, ठीक है। तो आज मैं वही बताने जा रही हूँ कि बेसिकली ये होता क्या। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तब तक उसका कोई यूज़ नहीं है जब तक वो एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर प्रोसीड नहीं करती। कोई भी रिएक्शन है, चाहे वो आपके पास एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स दे भी रही है, बट अगर उसकी जो स्पीड है वो सूटेबल नहीं है, तो दैट मीन्स कि उस केमिकल रिएक्शन का कोई भी यूज़ नहीं है। तो अब फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन बहुत स्लो है, तो हम उसको स्पीड अप करने के लिए सबसे पहला काम ये आता है कि उसको टेम्परेचर दे देते हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, तो रिएक्शन की स्पीड भी इंक्रीज़ कर जाएगी। बट दिस ऑलवेज़ ये आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं देगा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो आपने टेम्परेचर दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो डिक्रीज़ कर गया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज़ करने से प्रोडक्ट्स की यील्ड भी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो प्रोडक्ट्स की यील्ड ही तो हमें चाहिए मेनली, ठीक है। तो अगर वो डिक्रीज़ कर गई तो मतलब रिएक्शन का कोई यूज़ ही नहीं है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव वे ढूंढा गया कि कैसे हम लोग जो है वो टेम्परेचर के बिना रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो ऑल्टरनेटिव जो था वो था कैटलिस्ट बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो खुद अनरिएक्टिव रहता है, ठीक है, मतलब खुद अपना रिजल्ट जो है वो प्रोडक्ट्स में नहीं देता। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशंस, लेकिन वो खुद यूज़ नहीं होएगा और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको वो अनचेंज्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट की टाइप्स आ जाती हैं। कैटलिस्ट देखो, लाइक सारे कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ नहीं करते, कुछ कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज़ भी करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमें स्पीड को इंक्रीज़ करना है कि डिक्रीज़ करना है, उसी हिसाब से हम लोग अपना कैटलिस्ट चूज़ करेंगे। पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं जो स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट होता है जो स्पीड को डिक्रीज़ करता है। अब एग्जांपल्स हैं इनकी। सबसे पहला है कि प्लेटिनम कैटलिस्ट को यूज़ करके सल्फ़र डाइऑक्साइड टू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की कन्वर्जन को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेकेंड, हेबस प्रोसेस में, ठीक है, हेबस प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3 हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस Fe इंक्रीज़ कर सकते हैं इसकी स्पीड को, ठीक है, कि फटाफट जो है वो अमोनिया बनता जाएगा। थर्डली हमारे पास ये है HCl की फॉर्मेशन विद द यूज़ ऑफ दिस वाटर कैटलिस्ट को हम हमेशा इस एरो के ऊपर लिखते हैं, एरो के ऊपर जो भी होएगा वो कैटलिस्ट होता है, ठीक है। नेगेटिव कैटलिस्ट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड की डीकम्पोजिशन, ठीक है, इन द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकम्पोजिशन में सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन जो है, अगर आपने डाला है इसको, ठीक है, हाइड्रोजन H2 सल्फ्यूरिक एसिड को, तो ये क्या कर देगा, H2O2 की हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकम्पोजिशन को के रेट को की स्पीड को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये यहाँ पे नेगेटिव कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे क्या आ जाता है, क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन करवानी है आपने, ठीक है, तो वो फॉस्फोजीन दे रहा है, लेकिन अगर आपने अल्कोहल ऐड कर दिया तो स्पीड क्या हो जाएगी रिएक्शन की, स्लो। तो दैट मीन्स कि उसमें भी जो अल्कोहल है इज एक्टिंग एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट है। आगे थर्ड कैटेगरी जो आती है कैटलिस्ट की, दैट इज इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट होता है कि जब कोई भी जो कंपाउंड है, ठीक है, वो खुद तो कैटलिस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही वो किसी और रिएक्शन के इन्फ्लुएंस में आया, फिर वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। लाइक जैसे ही वो किसी के इन्फ्लुएंस में आता है, ठीक है, जिसके इन्फ्लुएंस में आएगा वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा और उसका रिएक्शन का स्पीड जो इंक्रीज कर जाएगा। मैं आपको विद एग्जांपल समझाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सोडियम आर्सेनाइड की, ठीक है। सोडियम आर्सेनाइड की नॉर्मल ऑक्सीडेशन बाय एयर बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बट जब आप जो है वो एयर पास कराओगे विद मिक्सचर ऑफ सोडियम आर्सेनाइड एंड सोडियम सल्फाइड, तो उस केस में ये प्रोसेस बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो दैट मीन्स कि सोडियम सल्फाइड यहाँ पे कैटलिस्ट तो नहीं था, लेकिन जैसे ही इसके साथ ऐड हुआ, इसने इसके रेट को इंक्रीज़ कर दिया, इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया। तो दैट मीन्स कि उस हिसाब से मैं यहाँ पे सोडियम सल्फाइड को एज ए कैटलिस्ट ही लूँगी,
इसको मैं जनरल कैटलिस्ट नहीं बोलूँगी क्योंकि ये खुद से कैटलिस्ट नहीं था, ये इंड्यूस्ड कैटलिस्ट है क्योंकि इसके इन्फ्लुएंस में आके एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। एक और एग्जांपल बताती हूँ, मर्क्यूरिक क्लोराइड है। मर्क्यूरिक क्लोराइड की रिडक्शन ऑक्सैलिक एसिड से बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड KMnO4 की रिडक्शन बड़ी फास्ट कर देता है, लेकिन मर्क्यूरिक क्लोराइड की रिडक्शन ये बहुत स्लो करता है। तो अगर मैं KMnO4 और मर्क्यूरिक क्लोराइड का मिक्सचर ले लूँ और इन दोनों के मिक्सचर की रिडक्शन करवाऊँ ऑक्सैलिक एसिड से, तो ये इन दोनों की रिडक्शन बड़ी जल्दी कर देता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे KMnO4 फिर क्या एक्ट कर रहा है, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। आई होप ये तीनों कैटेगरीज आप लोग को क्लियर है। फोर्थ आ जाती है ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस क्या होता है कि इस तरह के फिनोमिनन में लाइक एक प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं और एक प्रोडक्ट जो है वो एज अ सेल्फ कैटलिस्ट एक्ट करेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिसिस। कि आपने कुछ भी बाहर से नहीं डाला, ठीक है, सिंपल जो रिएक्शन हो रही है, एग्जाम्पल ये रिएक्शन है KMnO4 की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो ये Mn2 पॉजिटिव आयंस है ना, ये इस नेक्स्ट स्टेप को बड़ा स्पीड अप कर देते हैं। तो मतलब ये वन ऑफ द प्रोडक्ट ही था जिसने नेक्स्ट स्टेप को बहुत फास्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिसिस। फाइन, आगे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैटालिक रिएक्शंस के, कैटालिटिक रिएक्शंस के, कैटलिस्ट के बेसिकली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला तो कैटलिस्ट जो है वो अनचेंज्ड रहता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। जब आपको रिएक्शन ख़त्म होएगी आपकी, तो आपको कैटलिस्ट आपका अनचेंज्ड मिलेगा। नो डाउट उसने कुछ चेंजेस करी होंगी अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ड्यूरिंग द रिएक्शन, बट आफ्टर द एंड ऑफ द रिएक्शन वो आपको अनचेंज्ड ही मिलेगा। सेकेंड है कि कैटलिस्ट की आपको हमेशा बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी चाहिए होती है फॉर स्पीड अप द रिएक्शन। थर्ड है कि कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम का पोजीशन ऑल्टर नहीं करता इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। नेक्स्ट है कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं करेगा। कैटलिस्ट ने सिर्फ उसको स्पीड अप करना है, कभी स्टार्ट नहीं करना रिएक्शन को। फिफ्थ है आपके पास की जो कैटलिस्ट है वो स्पेसिफिक होता है उसके एक्शन में, लाइक कि आप लोग बोलो कैटलिस्ट जो है वो स्पेसिफिक कंडीशंस में ही एज अ गुड कैटलिस्ट एक्ट करेगा, नॉट ऑल द कंडीशंस। सिक्स्थ हमारे पास है कि कैटलिस्ट जो है वो प्रोडक्ट्स के नेचर को ऑल्टर नहीं करेगा। किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स पहले बने थे वही प्रोडक्ट्स अब बनेंगे। कैटलिस्ट ने सिर्फ क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर देना है कि अब वो जल्दी जल्दी बनेंगे, ठीक है। लाइक जो प्रोडक्ट पहले 2 घंटे में बन रहा था, अब वो प्रोडक्ट हो सकता है कि 1 आवर में या 30 मिनट्स में बन जाए, बट जो प्रोडक्ट की नेचर 2 आवर्स में थी वही प्रोडक्ट की नेचर 1 आवर में रहेगी, बस इसने उसको स्पीड अप किया। ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर सॉरी। तो कैटलिस्ट का, हर कैटलिस्ट का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, ठीक है। एट्थ है हमारे पास कि कैटलिस्ट पॉइजनड भी हो सकता है बाय सर्टेन सब्सटेंसेस, लाइक कुछ सब्सटेंसेस। अब हर कैटलिस्ट, हर सब्सटेंस, हर रिएक्शन में जो है वो वर्क नहीं करेगा। लाइक कुछ रिएक्शन कंडीशंस में वो एज अ पॉइजनड एक्ट करेगा। कैटालिटिक उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटालिटिक पॉइजन्स, ठीक है। लास्ट है कि किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी हम लोग कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, बाय यूजिंग सर्टेन सब्सटेंसेस जिनको हम एज अ प्रोमोटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोमोटर्स बेसिकली क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज अप कर देता है। तो ये थी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे आ जाती है कैटलिस्ट की क्लासिफिकेशन। तो 2 तरह के कैटालिसिस होते हैं हमारे पास, एक होता है होमोजेनस, एक होता है हेट्रोजेनस। होमोजेनस जैसे कि नाम से क्लियर है कि कैटलिस्ट जो है, सपोज मेरे पास यहाँ पे बी कैटलिस्ट और ए मेरा रिएक्टेंट है, तो ये जब ये दोनों सेम फेज में होंगे तो मैं इसको बोलूँगी होमोजेनस कैटालिसिस, और जब ये दोनों डिफरेंट फेज में होंगे तो मैं बोलूँगी हेट्रोजेनस कैटालिसिस। हम लोग शुरू करते हैं होमोजेनस से, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक गैशियस फेज में ऑक्सीडेशन सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड की सेम फेज में, ये भी देखो गैशियस फेज में, ये भी गैशियस फेज में, होमोजेनस कैटालिसिस एक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी यहाँ पे गैशियस में, ये भी गैशियस में, तो ये भी होमोजेनस कैटालिसिस ही एक्ट करेगा। आगे आ जाता है हमारे पास एसिड बेस कैटालिसिस। तो लुक,
ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनमें हम लोग किसी एसिड या बेस को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और मोस्टली जो एसिड कैटलिस्ट होता है वो कोई भी वाटर में, लाइक अगर हम बात करें, हाइड्रोनियम आयन होता है, ठीक है। और जो वाटर में बेस कैटलिस्ट होता है वो होता है हाइड्रोक्सिल आयंस, और वाटर में एसिड कैटलिस्ट क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। ओके फाइन। तो ये एज अ एसिड कैटलिस्ट वर्क करता है, ये एज अ बेस कैटलिस्ट वर्क करता है। एग्जाम्पल्स मैं आप लोग को बता देती हूँ। एसिड कैटालिसिस की हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, सुक्रोज की केन शुगर की हाइड्रोलिसिस या फिर किसी एस्टर की हाइड्रोलिसिस। और बेस में हमारे पास है एसीटोन की कन्वर्जन इनटू दिस, या फिर नाइट्रोजो ट्राई एसीटोन अमीन की कन्वर्जन इनटू दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिड एंड बेस की दो एग्जाम्पल्स हैं। होता क्या देखो, एसिड कैटालिसिस में क्या होना, ऑब्वियसली हाइड्रोनियम आयन ही एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा, और बेस में हाइड्रोक्सिल आयन ही एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा। इसने क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना है, ठीक है। और सुक्रोज की क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इथाइल एसिडेट में क्या हो जाता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ठीक है। यहाँ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आता है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव के पास चला जाएगा, C2H5OH अल्कोहल बन गई। और यहाँ पे नेगेटिव जो था हाइड्रोजन उसके पास चला जाएगा और एसिटिक एसिड बन जाएगा, CH3COOH एसिटिक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे एसीटोन में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोवाइड होने, दो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स हैं, एक एसीटोन के मॉलिक्यूल में क्या आ जाता है, हाइड्रोक्सिल, और दूसरे में एज अ सेम कार्बोनिल ग्रुप ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम हो रहा है। तो ये है एसिड बेस कैटालिसिस। एसिड बेस कैटालिसिस में देखो, स्पेसिफिक बेस कैटालिसिस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें आप बेस के अलावा किसी और कैटलिस्ट, हाइड्रोक्सिल आयंस के अलावा कोई और कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर सकते, उनको हम स्पेसिफिक बेस कैटालिसिस बोलते हैं। और एसिड, जनरल एसिड कैटालिसिस होती हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन दे सकता है, हम उसको एज एसिड कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, जनरल एसिड कैटालिसिस। की कोई भी आपने सपोज HCl यूज़ कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर दिया, इन सब ने H पॉजिटिव आयन देना। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटोन को टेकअप कर लेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल बेस कैटालिसिस। तो मतलब यहाँ से आ जाता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसकी टेंडेंसी है प्रोटोन लूज़ करने की, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड। और बेस क्या होएगा, जिसकी टेंडेंसी होएगी प्रोटोन को गेन करने की। आगे आ जाता है हमारे पास थ्योरी ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस। तो देखो, थ्योरी ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस हम लोग ये एसिड बेस चैप्टर में ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट था, ठीक है, उसने एसिड बेस की डेफिनेशन दी थी। तो वही सारी चीज़ें अब है कि लाइक अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि कोई भी कम्प्लेक्स जब बनता है, ठीक है, तो सबसे पहले एसिड कैटालिसिस से उसके ऊपर प्रोटोन ट्रांसफ़र होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ये एसिड कैटालिसिस हो गया। फिर उसके बाद वो स्लो स्टेप, प्रीडिटर्मिनिंग स्टेप होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक रैपिड स्टेप होता है जिसमें वो प्रोटोन दोबारा से लूज़ कर देता है, ठीक है, और वो बेस कैटालिसिस है। क्योंकि बेस ने क्या करना, प्रोटोन को टेकअप करना। अगर बेस आएगा, प्रोटोन को टेकअप करेगा, तभी तो वो प्रोटोन लूज़ करेगा, ठीक है। मैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन ग्लूकोज की है, ठीक है। इसको मैं अल्फा ग्लूकोज मान लेती हूँ क्योंकि इसमें ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे है, राइट साइड पे है, ठीक है। अब एसिड कैटालिसिस ने क्या करना, प्रोटोन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये एसिड कैटालिसिस से प्रोटोन चला गया ग्लूकोज के पास और ऐसा कम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब होगा क्या, ये कम्प्लेक्स क्या करेगा, जो इसने देखो जो प्रोटोन लिया वो लेफ्ट पे लग गया और जो इसका ऑलरेडी था वो राइट पे लग गया। अब ये राइट वाला प्रोटोन अपना जो है उसको रिमूव कर देगा और फिर से अपनी स्टेबल ग्लूकोज फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली कोई ना कोई बेस चाहिए होगा जो कि प्रोटोन को टेकअप करे। तो कोई बेस आया, उसने ये वाला प्रोटोन उससे ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेस कैटालिसिस। ये एसिड कैटालिसिस, ये बेस कैटालिसिस। सो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस। अब क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है वो राइट साइड पे लगा, ये अल्फा है, और जिधर लेफ्ट पे लग जाएगा ये बीटा आएगा, बीटा ग्लूकोज है, दोनों ही ग्लूकोज, ठीक है। ये मेरे पास रिएक्टेंट था अल्फा वाला और बीटा वाला प्रोडक्ट बन गया। सपोज मेरे को जो हाइड्रोजन है वो राइट साइड पे नहीं चाहिए, वो लेफ्ट साइड पे चाहिए, मतलब मेरे को बीटा ग्लूकोज फॉर्म चाहिए। तो मैं इस प्रोसेस को जो है वो करवा के अपना प्रोडक्ट बना सकती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलिसिस इथाइल एसीटेट की। तो ये इथाइल एसीटेट का मॉलिक्यूल है, ठीक है।
एसिड कैटालिसिस से उसने अपना प्रोटॉन प्रोवाइड किया, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास ही जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, ये कम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये अनस्टेबल कम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इस कम्प्लेक्स को स्टेबल करने के लिए पहले क्या होएगा, ये वाला मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा अल्कोहल, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आना ही आना, ठीक है। तो अब ये भी अनस्टेबल है, ठीक है। अब क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, कार्बन यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो फिर क्या करना है, हमने वाटर डाला, ठीक है। अब एसिड कैटालिसिस तो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। होएगा क्या यहाँ पे, बेस कैटालिसिस। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, मतलब 2 H एंड 2 OH है, ठीक है। एक तो H2O ये वाला हाइड्रोजन टेकअप करके हाइड्रोनियम आयन बना देगा, बचा क्या OH, क्योंकि वैसे भी हमें यहाँ पे बेस कैटालिसिस करवाना है, ठीक है। तो वो OH वैसे भी देखो ना, कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे उसने कम्प्लेक्स में लिखा है पूरा के ऊपर बेसिकली ये कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव को कोई नेगेटिव ही आके अटैक करेगा ना, तो नेगेटिव क्या है यहाँ पे, हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इसके ऊपर चला जाएगा, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगी, बेस कैटालिसिस, ठीक है। ऊपर वाले प्रोसेस में क्या हुआ था, एसिड कैटालिसिस, और नीचे वाले में क्या होगा, बेस कैटालिसिस। सो दिस इज थ्योरी ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस, जिनमें ये दोनों क्या होता है, साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में। आगे इसकी काइनेटिक्स हम लोग देखते हैं। काइनेटिक्स में कुछ भी नहीं करना, एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। ये हमारा रिएक्टेंट है जिसको उसने सबस्ट्रेट बोला है, तो सेम चीज़ है, घबराना नहीं है, ठीक है। और ये है मेरे पास कोई एसिड, ठीक है। एसिड को HA लिखते हैं, ये मैं आपको पिछले एसिड बेस चैप्टर में भी बता चुकी हूँ कि क्यों लिखते हैं इसको। CH3COOH है या फिर HCl है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को वो SH लिख देता है, ठीक है, और बाकी जो चीज़ नेगेटिव पार्ट है उसको A लिख देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको HA की फॉर्म में लिखा। हाँ जी, तो होएगा क्या, ये एसिड कैटालिसिस एक्ट कर रहा है, इसने प्रोटॉन देना है, इसने प्रोटॉन दे दिया इसको, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक के ऊपर नेगेटिव, ये है K1। अब ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, कि K1 में तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है और ये रिएक्टेंट है। अब क्या होना है, इसने फिर से प्रोटॉन A को दे देना है, ठीक है, और ये फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगा, ये होएगी बैकवर्ड रिएक्शन। इसको मैंने रेट दे दिया K डैश, क्योंकि मुझे ये दोनों ही चाहिए, इसलिए मैंने दोनों को डिफरेंट रेट का नाम दे दिया, ठीक है। फॉरवर्ड को K1 और बैकवर्ड को K डैश 1। सेकेंड स्टेप में ये होगी एसिड कैटालिसिस। अब सेकेंड स्टेप में क्या होना है, देखो, सपोज मैंने वाटर डाल दिया, ठीक है। अब या तो देखो ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र जो है ये सॉल्वेंट को कर देगा, या फिर उसी ये जो नेगेटिव एसिड है उसको कर देगा प्रोटॉन अपना ट्रांसफ़र। अगर ये सॉल्वेंट को कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन H2O से H3O बन जाएगा और ये आ जाएगा अपनी नेगेटिव फॉर्म में, वही मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। या फिर ये एसिड को दे दे और फिर से प्रोडक्ट बना दे। अब हमें करनी है इनकी कैनेटिक्स चेक, ठीक है। कैनेटिक्स मतलब रेट ऑर्डर चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। रिएक्टेंट क्या है मेरा S, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, K2 से आएगा, क्योंकि K2 में ही तो प्रोडक्ट बन रहा है मेन। तो K2 में रिएक्टेंट कौन सा है, SH पॉजिटिव। वाटर नहीं लेंगे क्योंकि वाटर एक्सेस में ले रहे हैं यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। बट देखो, अब हमें करनी है इसकी फॉर्मेशन चेक। फॉर्मेशन कैसे चेक करते होते हैं, जिन जिन में ये बना हुआ है, ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। ये सारी स्टेप्स आपको देखना है, जिस में ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। K1 में फॉर्म हुआ है, ये पॉजिटिव में आएगा। अब बैकवर्ड भी तो जा रहा है, उसमें ये डिकम्पोज हुआ है ना, उसमें ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट ही एक्ट कर रहा है बैकवर्ड में, तो उसमें K1 डैश माइनस K1 डैश SHA नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब और इस यहाँ पे भी ये डिकम्पोज हो रहा है K2 में, ठीक है। तो माइनस K2 SH पॉजिटिव एंड वाटर, यही आ जाएगा मेरा ओवरऑल, ठीक है। हाँ जी, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब स्टेडी स्टेट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी कंसंट्रेशन विद टाइम 0 है, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल्स टू 0। तो ये सारी चीज़ इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ इक्वल्स टू 0 आ गई, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से मेरे को SH को कॉमन निकाल लेना, बचेगा क्या, K1 डैश माइनस K2, K1 डैश A नेगेटिव माइनस K2, ठीक है। तो वहाँ से मैंने HS को एक साइड रहने देना, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाऊँ, ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास। अब मेरे पास यहाँ पे 2 केसेस हैं, डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 रेट्स हैं, K1 डैश एंड K2। पहला केस में ले लेती हूँ जब K2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है K1 के कंपैरेटिवली, तो फिर मैं इस सारी चीज़ को निगलेक्ट कर दूँ, मेरे पास यही आ जाएगा K1 SHA बाई K2। देखो, तो ये चीज़ आ रही है K1 बाई K2 SHA। उस केस में मेरे पास आ जाती है इसकी कंसंट्रेशन ही है,
ठीक है। सेकंड केस है जब K2 की वैल्यू बहुत कम है और K1 डैश की बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास, देखना ये चीज़, ठीक है। ओके फाइन। अब ऐसा बेसिकली होता है वीक एसिड्स में। मैं वीक एसिड का एग्जांपल ले लेती हूँ, HA, ठीक है। ऐसे डिकम्पोजिशन होएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालते होते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं HA को इधर ले गई और H डैश को नीचे ले, मतलब H डैश बाय A नेगेटिव की वैल्यू मैंने निकाल दी, ये मेरे पास वैल्यू होगी, इसको मैंने रख दिया संभाल के, ठीक है। ओवरऑल रेट क्या है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल क्या है जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट किस में बन रहा है, K2 वाले में, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा जो रेट है वो K2 स्टेप पे डिपेंड करेगा, K2 और रिएक्टेंट कौन सा है, HS पॉजिटिव, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक आ गया। अब मैंने यहाँ पे SH पॉजिटिव की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे मैं पुट कर दूँ ये सारी वैल्यू, पुट कर दी मैंने वैल्यू, ठीक है। K1 बाय K2, K1 बाय K1 डैश HS HA बाय A नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, तो ये वैल्यू पुट कर दूँ इसकी जगह पे, हाँ जी ये आ जाएगा। अब ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, तो इन सभी कॉन्स्टेंट्स को मैं एक ही कॉन्स्टेंट बना दूँ K, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है जो भी इनकी वैल्यूज़ आएंगी। तो बेसिकली यहाँ से मेरे को क्या क्लियर हो रहा है कि मेरा ओवरऑल जो रेट है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो H पॉजिटिव आइंस पे डिपेंड कर रहा है, राइट। इवन हम लोगों ने एसिड डाला था, बेस भी डाला था, बट रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, H पॉजिटिव आइंस के ऊपर। तो यहाँ से मेरे को क्या चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये कौन सा केस है, ये है एसिड कैटालिसिस का केस। फाइन, यहाँ पे हमें यही चेक करना था पूरी। देखो मैंने यहाँ पे क्या डाला है, मैंने एसिड कैटालिसिस भी की है और बेस कैटालिसिस भी की है, बट मेन मेरा रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एसिड कैटालिसिस में। मतलब मेरा स्लो स्टेप क्या होएगा जिसमें एसिड इन्वॉल्व है, नॉट बेस, ओके। सो सिमिलरली बेस के लिए आ जाना। देखो बेस के लिए रिएक्शन क्या रहेगी, बेस का काम क्या होता है, प्रोटोन अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये प्रोटोन ले लेगा और एस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, उल्टा केस बन जाएगा। सारा मैनर सेम है, आप लोग बेस कैटालिसिस के लिए भी एक्सप्रेशन जो है वो निकाल सकते हो, जैसे हमने एसिड कैटालिसिस रिएक्शन के लिए निकाला। फाइन, थैंक यू सो मच।